हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय शर्मा और हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर सेकंड, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ सजीवों के मूलभूत गुण पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि सजीवों का जो वर्गीकरण है वह बहुत प्राचीन समय से ही उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके जो भी प्रयास किए गए हम पढ़ते हैं द्विजगत सिद्धांत से, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। उसके बाद आता है त्रिजगत सिद्धांत, जिसको हेक्कल ने दिया था। फिर चतुर्जगत सिद्धांत आता है, जिसको कोपलैंड ने दिया था। और फिर आता है पांच जगत सिद्धांत, जिसको दिया था आर.एच. व्हीटेकर ने। और हम लगभग अब इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, पांच जगत सिद्धांत को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है अब तक का, या सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर.एच. व्हीटेकर का सिद्धांत जो है, या आर.एच. व्हीटेकर का जो वर्गीकरण है, उसके अनुसार सभी सजीव पांच समूह में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला समूह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी यानी कि पादप, और एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। मोनेरा हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा समूह। मोनेरा जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मोनेरा में जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो आते हैं। और आकार के आधार पर जीवाणुओं को चार प्रकार या चार अलग अलग समूह में बांटा गया था। ठीक है, कोकाई, बेसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो। और अपने आवास के आधार पर इनको आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा गया था। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में पहला पॉइंट जो हमें याद रखना था वह था कि सभी प्रोटिस्टा क्या होते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। अब अगर ये यूकेरियोटिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके पास एक सुविकसित केंद्रक होगा, झिल्लीबद्ध कोशिकांग होंगे, और यह पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होगी। ठीक है, तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो प्रोटिस्टा के बारे में। इसके बाद प्रोटिस्टा की सीमाएं निर्धारित नहीं है, क्योंकि एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव जो है वह पादप भी मान सकता है कोई, या प्रोटिस्ट भी मान सकता है। तो इसके जो भी हमारी बुक में दिए गए थे उसके बेसिस पर क्राइसोफाइट्स, हमने पढ़ा था, डाइनोफ्लैजेलेट्स हमने पढ़ा था, यूग्लेनोइड हमने पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे औपंक कवक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे औपंक कवक, जिसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, पहला पॉइंट इनके बारे में याद रखना है, यह मृतपोषी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होंगे, मृतपोषी, यानी कि यह सड़े हुए, मरे हुए कार्बनिक या मरे हुए जीवों के कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, सड़ी हुई टहनियों एवं पर्ण, पत्तियों को, पत्तियां जो टूट करके गिर जाती हैं और धीरे धीरे सड़ने लगती है, तो सड़ी हुई टहनियों और पर्ण के साथ बहते रहते हैं। ठीक है, ये जो सड़ी हुई टहनियां हैं, पर्ण हैं, उनके साथ में ये बहते रहते हैं और उनके कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन सड़ी हुई टहनियों और पर्ण के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इनके जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इनसे अपना क्या प्राप्त करेंगे, वो भोजन प्राप्त करेंगे, इनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो पहला पॉइंट ये प्रोटिस्ट में। चौथा समूह है औपंक कवक। औपंक कवक यानी कि स्लाइम मोल्ड, पहला पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, ये हमेशा कैसे होते हैं,
मृतपोषी होते हैं। सड़ी हुई टहनियों पर्ण के साथ बहते रहते हैं एवं उनके, ये जो टहनियां और पर्ण है, इनके कार्बनिक पदार्थों से अपना क्या प्राप्त करेंगे? भोजन प्राप्त करेंगे। इसके बाद इनके बारे में जो जानने योग्य बातें हैं उसमें पहली बात यह है कि अनुकूल परिस्थितियों में जितने भी औपंक कवक है वह एक समूह बनाते हैं। ठीक है, और अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या बनाएंगे? समूह बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं। समूह बनाते हैं और इस समूह को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये एक समूह बनाते हैं। औपंक कवक जितने भी होते हैं, जब इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये क्या करते हैं? एक साथ आपस में जुड़ते जाते हैं और एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो है वो कई फीट लंबा हो सकता है, कई मीटर तक लंबा ये हो सकता है, ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि जो प्लाज्मोडियम है वो ये जो समूह बनाते हैं अनुकूल परिस्थितियों में, ये समूह बहुत बड़ा हो सकता है, कई मीटर कई फीट लंबा हो सकता है। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है? ये समूह टूट जाता है। ठीक है, समूह जो है वह टूट करके समूह टूट जाता है और टूट करके यह एक फलनकाय बनाता है, या ऐसा फलनकाय बनाता है जिसके सिरों पर या जिसके किनारों पर बीजाणु पाए जाते हैं। तो क्या बनाता है? ये ध्यान रखिए, बीजाणु युक्त फलनकाय बनाता है। बीजाणु युक्त फलनकाय। ये बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाता है। ठीक है, अब ये बीजाणुयुक्त फलनकाय में क्या पाए जाते हैं? बीजाणु पाए जाते हैं। याद रखिए, इनके लिए परिस्थितियां भी कैसी हैं? प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये कई फीट लंबा हो सकता है। इसके बाद में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो समूह है वह टूट जाता है और ये समूह क्या बनाता है? बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाता है। और इस फलनकाय में क्या पाए जाते हैं? बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। बीजाणु क्या करते हैं? अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। किससे प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं? ये तापमान से, रसायन से और दूसरे पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से ये प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए किससे प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं? तापमान से, दाब से, रसायन से। इसके अलावा पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से ये क्या प्रदर्शित करते हैं? प्रतिरोधकता प्रदर्शन करते हैं। यानी कि अगर तापमान बड़ा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो भी इनका कोई नुकसान नहीं होगा और ये कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ये जो बीजाणु हैं कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ये जीवाणु ये प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोधकता की वजह से ये कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। तब तक जीवित रह सकते हैं जब तक कि इनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं आ जाती। और जब एक बार फिर वापस अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी तो ये बीजाणु क्या करते हैं? हवा के साथ फैल जाते हैं उस जगह पर जहां पर अनुकूल परिस्थितियां होती है। या आप ये मानिए कि ये हवा के साथ फैलते रहते हैं और जहां पर अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वहां पर ये वापस क्या करने लग जाते हैं?
वृद्धि करने लग जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या करेंगे, वापस से वृद्धि करेंगे और वृद्धि करके वापस क्या बनाएंगे, समूह बना लेते हैं। ठीक है, फिर यही समूह है फिर से विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु युक्त फलनकाय नामक संरचना बना लेते हैं, जिसके सिरों पर बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु तापमान से, दाब से, रसायन से, टॉक्सिक से यह प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं और इसी के कारण ये कई सालों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो विसरण है या इनका जो वितरण है यह हवा द्वारा हो जाता है। एक बार जब प्रतिकूल परिस्थितियां कम हो गई या अनुकूल परिस्थितियां आ गई तो इनका विसरण या इनका फैलाव जो है वो हवा द्वारा हो जाता है, वायु द्वारा हो जाता है। तो हवा द्वारा, वायु द्वारा ये चारों तरफ फैल जाते हैं। जहां पर भी इनको ऐसा लगता है कि अनुकूल परिस्थितियां हैं वहां पर ये वापस क्या करने लग जाते हैं, वृद्धि करने लग जाते हैं। ये था औपंक कवक। औपंक कवक के बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ जो है वह प्रोटिस्टा में सबसे आखिरी समूह है, लेकिन इनके बारे में याद रखना है, पहला पॉइंट जो इनके बारे में याद रखना है यह है परपोषी जीव है। ये कैसे जीव हैं, परपोषी, हेटेरोट्रोप्स। परपोषी जीव है। हेटेरोट्रोप्स का मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो दो तरीके से ये किसी जीव पर निर्भर कर सकते हैं। अगर ये परपोषी हैं तो ये परजीवी हो सकते हैं, और मृतजीवी हो सकते हैं। परजीवी या मृतजीवी या कह सकते हैं परभक्षी ये होते हैं। दूसरे जीवों को खाकर के, मरे हुए जीवों को खाकर के या किसी जीव के अंदर या बाहर रह करके उससे पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी हो सकते हैं, मृतजीवी हो सकते हैं, परभक्षी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोटोजोआ, जिसके बारे में पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये क्या होते हैं, परपोषी, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। अगर हम देखें जंतु जगत से, तो जंतु जगत, इनको ऐसा माना जाता है कि ये जंतु जगत के बहुत प्राचीन संबंधी हैं, या विकास की अवस्थाओं में ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले, अरबों सालों पहले शायद प्रोटोजोआ से ही जंतु जगत का क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा, या जंतु जगत के विकास में प्रोटोजोआ भी कहीं ना कहीं अपना रोल निभाता होगा। ठीक है, तो ये था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो कई समूह में आगे और बांटा गया है, जिसमें पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ क्या करते हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ शुद्ध जल में, शुद्ध मतलब अलवणीय जल में, अलवणीय जल में, लवणीय जल में, नम मृदा में, पाए जाते हैं। ठीक है, ये नम मृदा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ जीवों में, अमीबीय प्रोटोजोआ के कुछ जीवों में कूटपाद होते हैं। कूटपादों द्वारा जल में अपने भोजन को
भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपने भोजन को ये ग्रहण करेंगे सुडोपोडिया द्वारा। सुडोपोडिया यानी कि कूटपाद। ठीक है, सुडोपोडिया होते हैं जिनमें जो कोशिका भित्ति है वह ही पैरों की तरह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति है वह पैरों के जैसे अलग अलग तरीके के आकार लेकर के किसी भी जीव को जो इनका भोजन है उसको पकड़ने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अमीबा, एग्जाम्पल इसका हो सकता है अमीबा। ठीक है, समुद्री जीवों में के ऊपर सिलिका का आवरण पाया जाता है। इनके देखिए, समुद्री का मतलब लवणीय जल, ये साफ जल में भी होते हैं लेकिन साफ जल वालों के ऊपर सिलिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि इनके समुद्री जीवों पर सिलिका का आवरण पाया जाता है। सिलिका का आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है, सिलिका का आवरण पाया जाएगा और इनमें से कुछ जीव, जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से कुछ जीव जो है परजीवी होते हैं। वैसे तो ये कहाँ रहते हैं, अलवणीय जल में, लवणीय जल में और नम मृदा में रहते हैं, लेकिन कुछ जीव क्या होंगे, कुछ जीव होंगे कुछ जीव परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें एंट अमीबा, अमीबा ये महत्वपूर्ण है जो हमें याद रखना है। ठीक है, अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय देखिए पहली बात तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा समूह का सबसे आखिरी ग्रुप है। ठीक है, और इस ग्रुप में आते हैं परपोषी जीव। ठीक है, परपोषी जीव का मतलब ये परजीवी हो सकते हैं, मृत जीवी हो सकते हैं, परभक्षी हो सकते हैं। ठीक है, और इनको अलग अलग समूह में बांटा गया है। अलग अलग समूह में पहला इनका जो समूह है वह है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ जो है वह लवणीय जल में, लवणीय जल में और नम्र में आ सकते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ जो है वो कूटपादों द्वारा जल में अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, अमीबा। इसके अलावा इनके जो समुद्री जीव हैं उनके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, सिलिका का आवरण पाया जाता है। एक और पॉइंट इसमें देखिए, सिलिका से रिलेटेड एक चीज हमने पढ़ी थी क्राइसोफाइट्स में। हमने पढ़ा था कि क्राइसोफाइट्स में जो डाइएटम्स हैं उनकी कोशिका भित्ति की जो दो परत है उनके बीच में सिलिका पाई जाती है जो कि कभी नष्ट नहीं होती है, और उन सिलिका की वजह से इनके अवशेष समुद्र के तल में जमा होते रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइएटमी मृदा। ठीक है, वो हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स में। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोअन्स की। प्रोटोजोआ में पहला हमने क्या पढ़ा है, अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरा जो प्रोटोजोआ है वह है कसाबी प्रोटोजोआ। कसाबी प्रोटोजोआ। कसाबी प्रोटोजोआ जो है वह स्वतंत्र हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं। स्वतंत्र या परजीवी, स्वतंत्र या स्वच्छंद, स्वच्छंद या स्वतंत्र या क्या होंगे, परजीवी होंगे। इनमें इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर कसाब पाए जाते हैं, यानी कि फ्लेजेला पाया जाता है। इनके अंदर क्या होते हैं, कसाब पाया जाता है यानी कि फ्लेजेला। ठीक है, फ्लेजेला इनमें होगा। और साथ में कुछ कसाबी जीव जो है वह डिजीज कोज कर सकते हैं। डिजीज यानी कि मनुष्यों में वह बीमारी का कारण बन सकते हैं, जैसे
निद्रालु रोग, निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु रोग, ये किसके द्वारा होता है? ये ट्रिपेनोसोमा से होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कशाभी प्रोटोजोआ, कशाभी प्रोटोजोआ के बारे में पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि यह स्वतंत्र एवं परजीवी हो सकते हैं, इनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट इनके बारे में याद रखना है कि ये कुछ मनुष्यों में, कुछ इनके जो सदस्य हैं वह मनुष्यों में रोग का कारण बन सकते हैं, जिनमें एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे निद्रालु रोग, जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा ये रोग होता है। उसके बाद तीसरा इसका जो भाग है, पहला क्या था? पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा है कसाभी प्रोटोजोआ और तीसरा है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ जो है वह समुद्र या समुद्रीय जल में पाए जाने वाले एक बहुत ज्यादा सक्रिय जीव होते हैं। ठीक है, समुद्री जल में पाए जाने वाले, समुद्री जल के सक्रिय जीव होते हैं, सक्रिय जीव होते हैं। इनके शरीर पर हजारों पक्षमाभ पाए जाते हैं। शरीर पर क्या पाए जाएंगे? हजारों पक्षमाभ। पक्षमाभ यानी कि सीलिया, इनके शरीर पर हजारों पक्षमाभ, हजारों सीलिया पाए जाते हैं, जिनके वजह से ये क्या करते हैं? गति करते हैं। इस पक्षमाभ या सीलिया की वजह से ये क्या करते हैं? गति करते हैं। इनकी कोशिका में एक केविटी या गुहा पाई जाती है। कोशिका में, इनकी कोशिका में क्या पाई जाती है? एक गुहा पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं गलेट। ठीक है, गुहा पाई जाती है जिसे हम गलेट कहते हैं। तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये इनका शरीर है इस तरीके का, तो ये अगर ये गुहा होगी अंदर की तरफ, तो इसके जो शरीर के जो ऊपर पक्षमाभ पाए जाते हैं, ठीक है, सीलिया पाए जाते हैं, इन सीलिया में लयबद्ध गति होगी। ठीक है, एक साथ ये गति करेंगे। तो एक साथ जब ये गति करते हैं, इधर हो गया इधर हो, तो ये क्या होगा? जैसे ये आगे जाता है, या इस गति के कारण क्या होता है कि भोजन युक्त जो जल है, ऐसा जल जिसमें भोजन है, वो सीधा इनके कोशिका के अंदर चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये गति करते हैं कि वह जल जिसमें कि भोजन है बहुत सारा, वो जल सीधा इनके उस गुहा से इनके शरीर के अंदर चला जाता है, कोशिका के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से, इसीलिए इनमें क्या होते हैं? हजारों पक्षमाभ, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा गति करते हैं। ठीक है, और गति इस तरीके से ये करते हैं कि इनकी जो कोशिका की जो गुहा है, केविटी जो है, उसके अंदर भोजन युक्त जो जल है वो उस गुहा के अंदर आता जाता है, और पाचन के बाद में उसी से वो गुहा से बाहर निकलता जाता है। ठीक है, तो यह है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद में आते हैं स्पोरोप्रोटोजोआ, जिसमें क्या होते हैं? ऐसे जीव जो विविधता वाले जीव होते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जिनमें की बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, और इन जीवों में एक अवस्था ऐसी आती है जिनमें संक्रमण हो सकता है। ठीक है, संक्रमण वाली अवस्था आ सकती है एक। ठीक है, संक्रमण की अवस्था आती है जिसमें यह किसी अन्य जीव को संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का संक्रामक या मलेरिया के लिए उत्तरदायी जीव होता है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है।
जिसकी वजह से जनसंख्या पर, मनुष्य की जनसंख्या पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है अब तक। ठीक है, और अभी भी ये जो रोग है वह आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा है औपंक कवक के बारे में, और औपंक कवक के बाद हमने पढ़ा है प्रोटोजोआ के बारे में। तो देखिए, अगर हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा, मोनेरा के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, मोनेरा के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। मोनेरा में एक तो होता है आद्य बैक्टीरिया और दूसरा होता है आद्य बैक्टीरिया के अलावा यू बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आकार के आधार पर ये चार तरह के होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है, हमने पढ़ा है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है उसमें हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, औपंक कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कवक, फंजाई। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है फंजाई के बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। फंजाई के बाद एक दो जीव जैसे कि वायरस वगैरह इनके बारे में और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जंतुओं का वर्गीकरण या पादप का वर्गीकरण। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, कवक के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।